हेलो दोस्तों, मैं गुरदीप सिंह यूट्यूब चैनल स्टडी हब में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो मानव पाचन तंत्र का तीसरा पार्ट है। तो इस वीडियो में अपने पाचन तंत्र के जो बचे हुए भाग हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, अपने पढ़ रहे थे आहार नाल के भाग। आहार नाल के भागों में हमने मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली और अमाशय के बारे में पढ़ लिया था। इसके अलावा हमने छोटी आंत की सामान्य जानकारी भी पढ़ ली थी। अब पढ़ते हैं छोटी आंत के जो भाग हैं उनके बारे में। तो ये जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है ग्रहणी, या इसे कहते हैं ड्यूडेनम। यह जो ग्रहणी भाग होता है यह छोटी आंत का पहला और सबसे छोटा भाग होता है। जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, यह जो ग्रहणी भाग है यह अमाशय से जुड़ा होता है। यदि इस ग्रहणी भाग की लंबाई की बात करें तो इस भाग की लंबाई जीवित अवस्था में तो होती है 25 सेंटीमीटर और मृत्यु के पश्चात इसकी लंबाई बढ़कर हो जाती है 1.2 मीटर। इस लंबाई का विशेष रूप से ध्यान रख लेना, जीवित अवस्था में अलग है और मृत्यु के बाद अलग है। आगे बात करते हैं। देखो, अपने पीछे पढ़ा था कि जो यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि होती है वो छोटी आंत से जुड़ी होती है। तो ध्यान रख लेना कि जो यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि है वो छोटी आंत के इसी भाग से जुड़ी होती है, यानी छोटी आंत के ग्रहणी भाग से जुड़ी होती है यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। कहने का मतलब यह हुआ कि यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि जो रस स्रावित करती है वो सबसे पहले कहां प्रवेश करता है? ग्रहणी भाग में। इसके अलावा छोटी आंत से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रख लेना कि छोटी आंत में जो सर्वाधिक पाचन की क्रिया होती है वो इसी ग्रहणी भाग में होती है। छोटी आंत का दूसरा भाग होता है मध्यांत्र, या इसे कहते हैं जेजुनम। देखो, छोटी आंत का जो बीच वाला भाग होता है उसे ही कहते हैं मध्यांत्र। यदि मध्यांत्र भाग की लंबाई की बात करें तो मध्यांत्र भाग की लंबाई जीवित अवस्था में तो होती है 1 मीटर और मृत्यु के पश्चात इसकी लंबाई बढ़कर हो जाती है 2.4 मीटर। छोटी आंत का यह जो मध्यांतर भाग होता है इस भाग में होती है कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं जिन्हें कहते हैं आंत्र कोशिकाएं, या इन्हें कहते हैं एंटेरोसाइट्स। ये जो आंत्र कोशिकाएं होती है इनके द्वारा स्रावित होता है आंतरीय रस, और ये जो आंतरीय रस होता है इसका पीएच मान होता है 8.0 से 8.3, यानी ये कैसा होता है? अक्षारीय प्रकृति का होता है। और छोटी आंत का तीसरा भाग होता है शेषांत्र, या इसे कहते हैं इलियम। छोटी आंत का जो सबसे अंतिम वाला भाग होता है उसे ही कहते हैं शेषांत्र। छोटी आंत के इस शेषांत्र भाग का कार्य होता है भोजन का अवशोषण करना। यह जो शेषांत्र भाग है यह उन्हीं पदार्थों का अवशोषण करता है जो ग्रहणी और मध्यांतर के द्वारा अवशोषित नहीं हो पाते। यह जो शेषांत्र भाग होता है यह भाग मुख्य रूप से अवशोषण करता है विटामिनों का। इसके अलावा शेषांत्र भाग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रख लेना कि जो भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है वो इसी शेषांत्र भाग द्वारा होता है, और भोजन का सर्वाधिक पाचन किसके द्वारा होता है? ग्रहणी भाग के द्वारा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रख लेना कि मानव शरीर में भोजन का सर्वाधिक पाचन तो होता है छोटी आंत के ग्रहणी भाग द्वारा, और मानव शरीर में भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है छोटी आंत के शेषांत्र भाग द्वारा। इसके अलावा यह जो शेषांत्र भाग है यह छोटी आंत का सबसे लंबा भाग होता है। यदि शेषांत्र भाग की लंबाई की बात करें तो शेषांत्र भाग की लंबाई जीवित अवस्था में तो होती है 1.75 मीटर और व्यक्ति की मृत्यु के बाद इसकी लंबाई बढ़कर हो जाती है 3.4 मीटर। तो ये तो हो गए छोटी आंत के भाग। अब छोटी आंत से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना कि छोटी आंत की जो आंतरिक दीवारें होती है इन्हीं आंतरिक दीवारों में अंगुली के समान कुछ उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें कहते हैं विली, या इन्हें कहते हैं रसांकुर, या इन्हें कहते हैं दीर्घरोम। ये जो विली होते हैं इनकी ऊंचाई होती है 1 mm, यानी 1 मिलीमीटर ऊंचाई के होते हैं। ये जो विली होते हैं इनका कार्य क्या होता है? देखो, पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है वो इन्हीं विली के द्वारा होता है। ये जो विली होते हैं इन्हीं में पाई जाती है रक्त वाहिनियां या रक्त वाहिकाएं, इन्हें ही कहते हैं ब्लड वेसल्स। ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं इन्हीं ब्लड वेसल्स के द्वारा जो अवशोषित भोज्य पदार्थ होते हैं वो पूरे शरीर में पहुंचते हैं। यानी अपने कह सकते हैं कि हमारे शरीर में जो भोजन का स्वांगीकरण होता है, एसिमिलेशन होता है, वो विली के द्वारा ही होता है। स्वांगीकरण का मतलब क्या हुआ? देखो, भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं उन पोषक तत्वों का हमारे शरीर की वृद्धि
और विकास में उपयोग ही कहलाता है स्वांगीकरण। और भोजन का वह भाग जिसका पाचन तथा अवशोषण छोटी आंत के द्वारा नहीं हो पाता वे चले जाते हैं बड़ी आंत में, और भोजन के ऐसे भाग का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। अब पढ़ते हैं आहार नाल के छठे भाग बड़ी आंत के बारे में, या इसे कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। यह जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत के द्वारा जो भोजन का पाचन होता है वो आंशिक रूप से होता है। ज्यादातर बड़ी आंत जल का अवशोषण करती है। इसके अलावा बड़ी आंत का कार्य होता है जो अपचित भोजन होता है उसको मलाशय तक भेजना, यानी ऐसा भोजन जिसका पाचन तथा अवशोषण आहार नाल के द्वारा नहीं हो पाता, ऐसे भोजन को बड़ी आंत भेज देती है मलाशय में। और अगर हम बड़ी आंत की लंबाई की बात करें तो बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.56 मीटर। देखो, छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है लेकिन इनका नाम क्या है? छोटी आंत है। क्यों? क्योंकि छोटी आंत का व्यास कम होता है, इसलिए इसे कहते हैं छोटी आंत। और बड़ी आंत की लंबाई कम होती है लेकिन इसका नाम क्या है? बड़ी आंत। क्योंकि बड़ी आंत का व्यास ज्यादा होता है, इसलिए इसे कहते हैं बड़ी आंत। यह जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है सीकम, या इसे कहते हैं अंधनाल, या इसे कहते हैं उंडुक, या इसे कहते हैं अंधांत्र। बड़ी आंत का यह जो सीकम भाग होता है यह जुड़ा होता है छोटी आंत के इलियम भाग से। यदि सीकम भाग की लंबाई की बात करें तो सीकम भाग की लंबाई होती है 6 सेंटीमीटर। यह जो सीकम भाग है, इस भाग के थोड़ा नीचे एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, यानी एक अवशेषी अंग होता है जिसे कहते हैं कृमि रूप परिशेषिका या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। देखो, अवशेषी अंग के बारे में अपने अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना ध्यान रख लेना कि जो अवशेषी अंग होता है इसका हमारे शरीर में कोई यूज नहीं होता, तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का हमारे शरीर में कोई यूज नहीं है। यह जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होती है इसका व्यास होता है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर व्यास की होती है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, और इसकी लंबाई होती है 8 सेंटीमीटर। और यह पाई कहां जाती है? सिर्फ शाकाहारी जंतुओं में, मांसाहारी जंतुओं में नहीं पाई जाती। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का जो कार्य होता है वो होता है सेल्यूलोज का पाचन करना। सेल्यूलोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है, एक पॉलीसैकेराइड है, यानी अपने यह भी कह सकते हैं कि जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है। देखो, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बारे में एक बात विशेष रूप से ध्यान रख लेना कि मनुष्य में जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होती है ये सेल्यूलोज का पाचन नहीं करती, यानी हमारे शरीर में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रख लेना कि सेल्यूलोज का पाचन हमारे शरीर में नहीं होता, लेकिन जो हम भोजन करते हैं उसमें सेल्यूलोज होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि सेल्यूलोज क्या करता है? हमारे शरीर में जो बिना पचा भोजन होता है उसको शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है, यानी बिना पचे भोजन का उत्सर्जन करता है सेल्यूलोज। बड़ी आंत का दूसरा भाग है कोलन, या इसे ही कहते हैं बृहदांत्र। यह जो कोलन भाग होता है इसका आकार होता है अंग्रेजी के उल्टे यू जैसा, और कोलन भाग की लंबाई होती है 1.3 मीटर। इसके अलावा बड़ी आंत के इसी कोलन भाग में पाए जाते हैं माइक्रोविली, या इन्हें कहते हैं सूक्ष्मांकुर। ये जो माइक्रोविली होते हैं ये क्या करते हैं? जल के अवशोषण में सहायक होते हैं, यानी बड़ी आंत में जो जल का अवशोषण होता है वो इन्हीं माइक्रोविली के द्वारा होता है, जो कहां पाए जाते हैं? कोलन भाग में। और बड़ी आंत का तीसरा भाग है मलाशय, या इसे कहते हैं रेक्टम। बड़ी आंत का यह जो मलाशय भाग होता है ये आहार नाल का सबसे अंतिम भाग होता है। और यदि मलाशय भाग की लंबाई की बात करें तो मलाशय भाग की लंबाई होती है 20 सेंटीमीटर। मलाशय का कार्य क्या होता है? देखो, भोजन के पाचन के बाद जो शेष बिना पचा भोजन होता है उसको मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकालता है मलाशय, यानी बिना पचे भोजन का उत्सर्जन करता है मलाशय। यह जो मलाशय होता है इस मलाशय के अंतिम 3 सेंटीमीटर भाग को कहते हैं एनस, या इसे कहते हैं मलद्वार, या इसे कहते हैं गुदानाल। तो ये तो थे पाचन तंत्र के भाग। अब पाचन तंत्र से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। तो पहला फैक्ट है कि भोजन को निगलना एक ऐच्छिक क्रिया है, इस पर हमारा नियंत्रण होता है, लेकिन भोजन का पाचन तथा अवशोषण एक अनैच्छिक क्रिया है, यानी इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। दूसरा फैक्ट है
कि हमारे शरीर में जो पाचन की क्रिया होती है, इस पूरी पाचन की क्रिया में जो भोजन होता है वह मुख्यतः 3 अवस्थाओं से गुजरता है। पहली अवस्था है बोलस, दूसरी अवस्था है काइम और तीसरी अवस्था है काइल। बोलस क्या होता है? देखो, जब हम भोजन को मुख गुहा में चबाते हैं तो उस समय क्या होता है, भोजन में लार मिल जाती है। तो लार मिलने से भोजन कैसा हो जाता है? लुगदी जैसा हो जाता है। तो भोजन की इसी लुगदी को ही कहते हैं बोलस। काइम क्या होता है? देखो, यह जो बोलस होता है, जब यह अमाशय में पहुंचता है तो अमाशय में जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस बोलस को अर्ध तरल घोल में बदल देते हैं। इसी अर्ध तरल घोल को ही कहते हैं काइम। और काइल क्या होता है? अमाशय में यह जो अर्ध तरल घोल होता है, यानी अमाशय में यह जो काइम होता है, जब यह अमाशय से छोटी आंत में पहुंचता है तो छोटी आंत में इसी काइम को ही कहते हैं काइल। पाचन से रिलेटेड तीसरा फैक्ट है कि जो अमीबा होता है, अमीबा में भोजन का पाचन होता है खाद्यधानी द्वारा, यानी फूड वैक्यूल्स द्वारा। यह जो फूड वैक्यूल्स होती है ये अमीबा की कोशिका में होती है, क्योंकि अमीबा क्या होता है, एक कोशिकीय होता है। और पाचन से रिलेटेड चौथा फैक्ट है कि जो घास खाने वाले जानवर होते हैं, यानी जो शाकाहारी जानवर होते हैं, इन शाकाहारी जानवरों में पाचन की क्रिया होती है अमाशय के 4 भागों द्वारा। पहला भाग है रुमेन, दूसरा भाग है रेटिकुलम, तीसरा भाग है ओमेजम और चौथा भाग है एबोमेजम। यह जो रुमेन भाग होता है इसे ही कहते हैं प्रथम अमाशय, क्योंकि घास खाने वाले जानवरों में मुख्यतः पाचन की जो क्रिया होती है वो इसी रुमेन भाग द्वारा होती है। इसलिए इन घास खाने वाले जानवरों को ही कहते हैं रूमिनेंट या रोमंथी। कौन कौन से होते हैं रूमिनेंट? जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, ये सारे जो पशु हैं वो रूमिनेंट हैं, यानी रोमंथी पशु हैं। ये जो रूमिनेंट पशु है ये क्या करते हैं, जब भोजन करते हैं तो भोजन को जल्दी जल्दी पेट में निगल लेते हैं और भोजन को इकट्ठा करते रहते हैं रुमेन में। भोजन करने के बाद जब ये जानवर आराम करते हैं तो रुमेन में जो इकट्ठा भोजन होता है उसको वापस मुंह में लाते हैं और चबाते रहते हैं। ऐसे जानवर जब भोजन को चबाते हैं तो मुंह से झाग सा निकलता रहता है। इसी क्रिया को कहते हैं जुगाली करना। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो टॉपिक है वो पूरा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा साइंस का कुछ अलग टॉपिक। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्टडी हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।